1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुरारी में एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग शुरू होने वाली थी, लेकिन संत नगर के एक गली में एक घर के अंदर जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही परिवार के 11 मेंबर्स डेड। 10 लोग एक ही एरिया में मिले और घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य 80 साल की नारायणी देवी दूसरे रूम में मिली। और सबसे अजीब बात, घर में कोई भी ऑब्वियस स्ट्रगल नहीं थी, कोई भी फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। और फिर पुलिस को घर से कुछ डायरीज मिली, ऐसी डायरीज जो पिछले 11 साल से लिखी जा रही थी। और उनमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उस सीन से मैच कर रहे थे जो पुलिस ने उस सुबह देखा। एंड द थिंग इज दे जेन्युइनली बिलीव दैट दे weren't गोइंग टू डाई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आखिरी समय में उनके डेड फादर उन्हें बचाने आ जाएंगे। ये है द बुरारी तत्स। Welcome to the last clue, and I did my best while I was researching for this case, and अगर मेरे से कुछ मिसकम्युनिकेट हुआ हो, मिसट्रांसलेट हुआ हो, या गलती से मैंने कोई important information, let's just say मैंने कोई skip कर दी, या something which I should have included, please let me know in the comments, and without further ado, let's start the video. बुरारी में रहने वाले चौंदावत फैमिली बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये एक जॉइंट फैमिली थी, 3 जनरेशंस, बिजनेस, बच्चे, पढ़ाई, शादी की प्लानिंग। इनके पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी थे। फैमिली में कुल मिला के 11 लोग थे। 80 साल की नारायणी देवी, उनका सबसे बड़ा बेटा भवनेश और उनकी वाइफ सविता, एंड उनके 3 बच्चे नीतू, मोनू और ध्रुव। नारायणी देवी का छोटा बेटा ललित और उनकी वाइफ टीना, जिनका एक ही बेटा था शिवम, और नारायणी देवी जी की बेटी प्रतिभा, जिसकी एक ही बेटी थी प्रियंका। अपने पति के डेथ के बाद प्रतिभा अपने बेटी को लेके घर वापस आ गई, एंड दैट इज व्हाई शी वाज लिविंग विद देम, बट शी वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिलीज फाइनेंसेस। वो बच्चों को ट्यूशन देती थी। घर में बिजनेस भी था। भवनेश ग्रोसरी शॉप चलाते थे। ललित का अपना प्लाईवुड का काम था। और फैमिली फाइनेंशियली भी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। एक दुकान से 3 दुकान हो गई उन लोगों की। घर में नए फ्लोर्स बन रहे थे। बाहर से देखो तो ये एक ऐसी फैमिली थी जो अपनी जिंदगी बना रही थी, लेकिन घर के अंदर इनका कुछ और ही चल रहा था। ललित के बारे में एक चीज बार बार सामने आती है कि वो अपने डैड भोपाल सिंह के बहुत क्लोज थे। भोपाल सिंह फैमिली के पेट्रियार्क थे। घर के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन उनसे पूछ के लिए जाते थे। और फिर 2007 में भोपाल सिंह की डेथ हो गई, और यही से ललित की स्टोरी बदलती हुई नजर आती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने पापा की डेथ के बाद ललित का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। वो ज्यादा विड्रॉन हो गया। एंड देन ललित सेड टू हिज फैमिली कि भोपाल जी की आत्मा ललित से बात करती है। लेकिन इससे पहले भी ललित एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक काम से जुड़े एक इंसिडेंट के बाद ललित को सीवियर ट्रॉमा हुआ था, और कुछ टाइम के लिए ललित की आवाज चली गई थी। फिर अपने पापा के डेथ के बाद फैमिली रिलीजियस प्रेयर्स कर रही थी, एंड इसी टाइम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसिडेंट हुआ। ललित ने अचानक से ओम चैंट किया, एंड हिज वॉइस केम बैक। फैमिली के लिए ये कोइंसिडेंस नहीं था, उनके लिए इसका मतलब कुछ और था। डैडी आ गए। ललित ने रिपोर्टेडली बताया कि उनके पापा भोपाल सिंह जी ललित के सपने में आए थे, और उन्होंने ललित को पूजा करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे। And that is why his voice came back. That is what Lalit said to his family. And जिसके बाद ललित की वॉइस वापस आ गई, एंड जिसके वजह से बिकॉज भोपाल सिंह जी ने ललित को इंस्ट्रक्शंस दिए थे पूजा के, उस पूजा के उनके इंस्ट्रक्शंस मानने के बाद ललित की आवाज वापस आ गई थी। दैट इज व्हाट ललित सेड टू ऑल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, एंड एवरीवन बिलीव्ड हिम। उस पॉइंट के बाद भोपाल सिंह फैमिली के लाइफ से कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए। इंस्टेड वो डायरीज में वापस आ गए। सितंबर 7 2007 को डायरी में भोपाल सिंह का पहला मेजर रेफरेंस मिलता है, एंड इट वाज रिटन कि भोपाल सिंह जी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को अपने सामने रख के उन्हें याद करना है। ये इंस्ट्रक्शन थे सभी घर वालों के लिए। और फिर सबको एक प्रेयर भी करना है कि सभी घर वालों की पुरानी बुरी आदतें छूट जाए। जो इनिशियली ये सब बहुत ऑर्डिनरी लगता है, राइट? फैमिली ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। भवनेश ने घर पर शराब पीना बंद कर दिया। रोज रोज पूजा होने लगी घर में। फैमिली के डेली रूटीन्स चेंज होने लगे, और डायरीज में इंस्ट्रक्शंस और आने लगे। क्या खाना है, कैसे बिहेव करना है, क्या हैबिट्स रखनी है, क्या हैबिट्स छोड़नी है, फैमिली के फाइनेंसेस को लेके क्या करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए सबका। ये इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे फैमिली की लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैमिली को लगने लगा कि ये इंस्ट्रक्शंस काम कर रहा है। बिजनेस ग्रो कर रहा था,
दुकानें बढ़ रही थी, घर एक्सपांड हो रहा था, लाइफ अपेरेंटली इम्प्रूव हो रही थी, तो सबका विश्वास और स्ट्रांग हो गया एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इट। एंड द थिंग इज, बाहर के लोगों को ललित बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन लगे। उनके एम्प्लॉय अहमद अली ने ललित को काइंड और ट्रस्टवर्दी पर्सन बताया। एक इंसिडेंट में अहमद की शादी के टाइम डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी एंड ललित रिपोर्टेडली रात को 3 बजे तक एटीएम के लाइन में खड़े रहे सिर्फ अपने एम्प्लॉय की हेल्प करने के लिए। ही वॉज अ केयरिंग पर्सन फॉर आउटसाइडर्स, लेकिन घर में ही वॉज समवन जो भोपाल जी के आत्मा से कम्युनिकेट कर सकता था। बिकॉज जब भी ललित कहता था कि डैडी ने ये कहा है, तो फैमिली के लिए वो सिर्फ ललित की बात नहीं थी, वो डैडी की बात थी। बुरारी केस का एक डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये है कि फैमिली को सिर्फ मेंटली अनस्टेबल फैमिली कहना बहुत सिंपलिस्टिक होगा। भवनेश सोशल और फ्रेंडली थे, उनकी ग्रोसरी शॉप थी, उनका जो ग्रोसरी शॉप था वो नेबरहुड का अड्डा था। सविता और टीना घर संभालती थी, फैमिली दूसरों की हेल्प भी करती थी। नीतू एजुकेटेड थी और अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करती थी। मनिका पढ़ाई में सीरियस थी। प्रियंका एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। उसके कॉलीग्स उसे हार्ड वर्किंग और एग्जाम्पलरी एम्प्लॉयज बताते थे एंड ध्रुव और शिवम भी ब्राइट स्टूडेंट्स थे। क्रिकेट खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, कार और बाइक्स का उन दोनों को बहुत शौक था। ये लोग सिर्फ अपने घर में बंद होकर एक स्ट्रेंज दुनिया में नहीं जी रहे थे। उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन उस नॉर्मल लाइफ के साथ साथ कुछ और भी चल रहा था। डायरीज धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते गए, इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट स्कोल्डिंग टोन में लिखे जाते थे। फैमिली मेंबर्स को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डायरी सिर्फ फाइनल रिचुअल्स के बारे में नहीं थी, ये सालों से मेंटेन हो रही थी। डेली लाइफ, हैबिट्स, फूड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, फैमिली में डिसिप्लिन, फाइनेंसेस, सब कुछ। जैसे घर के अंदर एक इनविजिबल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हो। बाहर से भोपाल सिंह मर चुके थे, लेकिन घर के अंदर डैडी अब भी डिसीजंस ले रहे थे और उनकी आवाज ललित के थ्रू आ रही थी। फैमिली के रिलेटिव्स को कुछ भी पता नहीं था, उनके अंकल दिनेश को भी नहीं, और उन्होंने बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी आफ्टर देयर डेथ। उन्हें लगा कि फैमिली ने उनसे ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि वो सुपरनैचुरल बिलीफ्स में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने बेसिकली कहा, अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं उनको रोक देता। इस सेंटेंस को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फैमिली को पता था कि उनका ये बिलीफ सिस्टम हर किसी को नॉर्मल नहीं लगेगा। उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली थी। फैमिली के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों अलग है। 2018 तक ये बिलीफ सिस्टम ऑलमोस्ट 11 साल पुराना हो चुका था और फिर डायरीज में फाइनल रिचुअल की इंस्ट्रक्शंस आने लगती है। अब इंस्ट्रक्शन नॉर्मल नहीं थे, दे वर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। फेसेस कवर करने हैं, हैंड्स टाई करने हैं, कॉटन ईयर्स में, माउथ कवर करना है, स्टूल यूज करना है, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन किस पोजीशन में खड़ा होगा, सब कुछ। पुलिस को बाद में जो सीन मिला वो इन इंस्ट्रक्शन से एस्टॉनिशिंगली मैच करता था। और यही से केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, क्या ये सर्फ एक्सिट था या कुछ और? रिपोर्टेड डायरी इंस्ट्रक्शन में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, सब अपने हाथ खुद बांधेंगे और क्रिया कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे के हाथ खोल देंगे। तो सोचो, अगर कोई जेन्युइनली इफ समवन वांटेड टू डाई, तो फिर उसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों होगी कि रिचुअल के बाद सब एक दूसरे को अनटाई कर देंगे? और इसी से इन्वेस्टिगेटर को एक पॉसिबिलिटी मिली, मे बी दे डिडंट इंटेंड टू डाई, मे बी दे थॉट दिस वाज टेम्पररी, मे बी दे बिलीव दे वुड बी प्रोटेक्टेड, मे बी दे वर वेटिंग फॉर समथिंग सुपरनैचुरल टू हैपन। डायरी के रिपोर्टेड इंस्ट्रक्शंस में एक और डिस्टर्बिंग बिलीफ का रेफरेंस मिलता है, विच इज रिलेटेड टू वाटर। सो पानी को लेके एक इंस्ट्रक्शन रिपोर्टेडली था कि जब पानी का कलर चेंज होगा, ही यानी भोपाल सिंह आएंगे और उन सबको बचा लेंगे। और कुछ रिपोर्टेड डायरी मटेरियल में ये आइडिया भी था कि आखिरी मोमेंट्स डरावने होंगे, लेकिन फैमिली को डरना नहीं है बिकॉज डैडी विल सेव देम। यहाँ आकर स्टोरी सडनली क्लियर होने लगती है। शायद उनके लिए फाइनल रिचुअल का मीनिंग था, रिचुअल कंप्लीट करो, सुपरनैचुरल साइन का वेट करो, डैडी अपीयर होंगे, डैडी विल प्रोटेक्ट देम, सब सेफली बाहर आ जाएंगे। अगर फैमिली जेन्युइनली इस बिलीफ में थी, तो उनके एक्शंस, उनके पर्सपेक्टिव से सेल्फ एक्सिट नहीं लग रहे थे। इट वॉज अ रिचुअल, टेस्ट, अ स्पिरिचुअल इवेंट, और उन्हें यकीन था कि डैडी आएंगे। 30 जून 2018 की रात फैमिली अपने घर में ही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनल रिचुअल की प्रिपरेशन पहले से चल रही थी। रात बढ़ती गई, घर के अंदर फैमिलीज अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे और फिर रिचुअल हुआ।
10 फैमिली मेंबर्स एक ही एरिया में हैंगिंग पोजीशन में मिले, फेसेस कवर्ड, हाथ बंधे हुए, और 80 साल की नारायणी देवी दूसरे रूम में बेड पर मिली। एक रिपोर्टेड डायरी इंस्ट्रक्शन में एल्डरली वुमेन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन था कि वो खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए अलग अरेंजमेंट होना चाहिए। और सीन फिर से डायरी से मैच करता था। और फिर अगले दिन 1 जुलाई 7:15 सुबह क्लॉकवर्क फैमिली अपने दुकान टाइम से खोल देते थे, बिकॉज आसपास के लोग उनके ही दुकान से दूध वगैरह खरीदते थे। सो सुबह सुबह ही दुकान खुल जाती थी। लेकिन उस दिन उनकी दुकानें बंद थी। उनके पड़ोसी को कुछ अजीब लगा। वो ललित के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे एंड ललित उस दिन नहीं आए। इस वजह से वो उनके घर गए देखने के लिए कि घर पे सब ठीक है ना। और जब वो उनके घर जाते हैं तो ही नोटिस कि घर का दरवाजा ऑलरेडी ओपन है, which he finds is actually strange, which he thinks is actually strange. और अंदर ही sees 11 members of the same family dead. पुलिस को अराउंड सुबह के 7:30 कॉल किया गया एंड बुरारी केस ऑफिशियली शुरू हुआ। इनिशियल रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑब्वियस थी। 11 लोग एक साथ कैसे, हाउ कैन दे डाई टुगेदर? क्या किसी ने उन्हें मारा? क्या आउटसाइडर इन्वॉल्व था? क्या किसी ने फैमिली को फोर्स किया? पुलिस ने मर्डर एंगल इन्वेस्टिगेट किया। रिलेटिव्स ने भी क्वेश्चंस रेज किए क्योंकि सीन जेन्युइनली सस्पिशियस था। हैंड्स टाइड, फेस कवर्ड, ग्रैंडमदर सेपरेटली डेड और 10 बॉडीज एक साथ। लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस ने पिक्चर को स्लोली चेंज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में 10 हैंगिंग विक्टिम्स की बॉडी पर सिग्निफिकेंट स्ट्रगल्स के साइन नहीं मिले। पॉइजनिंग का थियरी भी इन्वेस्टिगेट हुआ, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग में सामने आया कि देयर वाज नो साइन ऑफ पॉइजनिंग। फोर्स्ड एंट्री का क्लियर एविडेंस नहीं था। और फिर सीसीटीवी और फिजिकल एविडेंस को एग्जामिन किया गया। इमेजिन करो, इन्वेस्टिगेटर्स एक घर में एंटर करते, राइट? 11 लोग, दे आर डेड, और फिर उन्हें ऐसी डायरी मिलती है जो 11 साल से लिखी जा रही है और उनमें इंस्ट्रक्शंस है विच मैचेस देयर फाइनल सीन। एंड पुलिस ने रिपोर्ट किया कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग डायरीज के कुछ पोर्शंस फैमिली मेंबर्स, पर्टिकुलरली प्रियंका और नीतू ने, उन लोगों ने खुद ने लिखे थे। मतलब किसी बाहर के व्यक्ति ने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन लिखकर घर में नहीं छोड़ी थी। यही साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आती है। पुलिस और साइकोलॉजिस्ट ने पॉसिबिलिटी एग्जामिन की कि फैमिली में शेयर्ड डिल्यूशनल बिलीफ डेवलप हो गया था। इसका सिंपल मीनिंग ये नहीं है कि पूरी फैमिली पागल थी। रादर एक क्लोज नेट फैमिली में एक सेंट्रल पर्सन बिलीफ इतना पावरफुल हो सकता है कि बाकी मेंबर्स भी उस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बुरारी केस में वो सेंट्रल पर्सन अपेरेंटली ललित था और ललित के लिए वो बिलीफ उनके फादर से कनेक्टेड था। और यहाँ हम वापस ललित और उसके फादर के रिलेशनशिप पर आते, बिकॉज भोपाल सिंह फैमिली के पेट्रियार्क थे। उनकी डेथ के बाद ललित एलिजडली उनके स्पिरिचुअल मैसेजेस का कैरियर बन गया। सो इमेजिन द साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन। बिफोर 2007 Daddy was the family authority, and after 2007 Daddy is dead, but Daddy supposedly speaks through Lalit. So indirectly Lalit Daddy की voice, which is equal to family authority. And अगर फैमिली जनरली बिलीव करती थी कि ललित के थ्रू फादर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ललित की बात को चैलेंज करना मतलब फादर की बात को चैलेंज करने जैसा हुआ। सो वॉज ललित इविल? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन आंसर सिंपल नहीं है। क्या ललित ने फैमिली को इंस्ट्रक्शंस दिए? इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग यस। क्या वो सेंट्रल फिगर था? यस। क्या उन्होंने रिचुअल ऑर्गेनाइज करने में मेजर रोल प्ले किया? पुलिस की थियोरी के अकॉर्डिंग यस। लेकिन क्या ललित कॉन्शियसली वांटेड टू किल एवरीवन? दैट इज कॉम्प्लिकेटेड because diary instruction reportedly suggest कि they expected to untie themselves afterwards. अगर ललित genuinely believe करते थे कि डैडी आकर उन्हें सेव करेंगे, तो पॉसिबल है कि उनका इंटेंशन मर्डर नहीं था। पॉसिबल है कि वो खुद भी उस बिलीफ सिस्टम के प्रिजनर बन चुके थे। एंड ऑफ कोर्स सब लोग पुलिस की थियोरी से कन्विंस्ड नहीं हुए। कुछ रिलेटिव्स ने कहा ये मर्डर हो सकता है, बिकॉज देयर लॉजिक वाज नॉर्मल पीपल अपना हाथ क्यों बांधेंगे? इतने लोग एक साथ ऐसे रिचुअल में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? क्या किसी ने उनको मैनिपुलेट किया? क्या किसी आउटसाइडर का रोल था? ये क्वेश्चंस जेन्युइन थे, लेकिन मर्डर थियोरी को एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डायरीज, 11 years of writing, instructions matching the scene, no obvious struggle, no clear forced entry, no poisoning, or evidence that family members themselves prepare the elements of the ritual. इसलिए पुलिस इवेंचुअली मर्डर की बजाय रिचुअल या शेयर्ड बिलीफ एक्सप्लेनेशन की तरफ गई। पब्लिक स्पेकुलेशन में एक और थियोरी बहुत पॉपुलर हुई। क्या कोई तांत्रिक या ऑकल्ट प्रैक्टिशनर फैमिली को कंट्रोल कर रहा था? पुलिस ने भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन किसी एक्सटर्नल तांत्रिक के इन्वॉल्वमेंट का कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने हाउस के पाइप्स को भी ऑकल्ट सिंबल से कनेक्ट करना शुरू किया।
सम पीपल बिलीव्ड कि फैमिली वालों ने ये पाइप्स अरेंज किए थे बिकॉज दे बिलीव्ड कि लाइक उनकी सोल उस पाइप के थ्रू बाहर निकलेगी बिकॉज इवन द पाइप्स वो 11 लेकिन यहाँ लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल हियर बिकॉज पुरारी केस के अराउंड मीडिया और पब्लिक इमेजिनेशन ने बहुत सारी चीजों को स्पिरिचुअल मीनिंग दिया है. हर स्ट्रेंज लुकिंग डिटेल ऑकल्ट एविडेंस नहीं होती है. Maybe the most disturbing interpretation isn't 11 people wanted to die. It's this. They may have believed कि like they were going to survive. Imagine being inside that house that night. You trust your family, you trust Lalit, you believe Lalit is communicating with your father. You have followed daddy's instruction for 11 years. You have seen your family change. You believe these rituals have actually helped your family. And now you're told, don't be afraid. Something extraordinary is about to happen. Daddy will come. And then you wait, but nobody comes. And the only creature left inside that house that morning was the family's dog, Tommy. उसको टेरेस पे बांधा हुआ था उस रात and police found him alive, reportedly suffering from high fever. And people believed कि like अगर टॉमी उस रात उन लोगों के साथ घर के अंदर होता तो शायद वो सब लोग बच जाते. Maybe the Burari case isn't really a story about ghosts. Maybe it's a story about belief, about grief, about losing someone and refusing to accept that they're truly gone. About a son who may have been so deeply connected to his father that after his father's death, he believed the relationship continued. And then a family that believed him. At first, the instructions were harmless. Habits change karo, रोज pray karo, eat differently, discipline में रहो, remember daddy, and slowly the line between ordinary life and spiritual belief disappeared. Until one night the family followed instructions that they believed would lead to salvation. Maybe they expected a miracle, maybe they expected daddy to save them, maybe they expected to wake up after the ritual and untie one another. But morning came, and there was no miracle, no voice, no father, no rescue, only an empty house, 11 deaths, and 11 years of diaries, and perhaps that is what makes the Purari case so haunting. Not the question, was there a ghost, but much more frightening question. What happens when an entire family becomes completely certain that something is true? And sometimes the most terrifying stories don't begin with evil, they begin with grief. So that is it for today's case. And I think like Lalit ki attachment to his father, right? And वो ये accept ही नहीं कर पाया कि like his father is actually dead. You know, like sometimes we refuse to actually accept कि like someone actually died, like when your close one dies, or like कोई हमें सच में छोड़ के गया हो, right? And हम चीजों में मीनिंग ढूंढने लगते हैं, like हर एक साइन ढूंढने लगते हैं कि like शायद हमें हम and all we want is to talk to them once. So I guess that is what led to this disaster. So let me know, what do you think about this one? And it's yeah, so stay safe and take care of yourself, and I'll meet you for the next one. Till then, bye bye.